सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय बीए सेकेंड ईयर CBLU हिंदी से है, जिसका पुस्तक का नाम है हिंदी गद्य साहित्य, चौथा सेमेस्टर। ये कोर कोर्स है। प्रभा खेतान की रचना है। आधी दुनिया का श्रम और भूमंडलीकरण निबंध है ये। और ये निबंध किस ग्रंथ में है? उपनिवेशवाद में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं। थोड़ा सा प्रभा खेतान के बारे में बता देती हूँ। प्रभा खेतान का जन्म 1 नवंबर 1942 को होता है कोलकाता में। साधारण से सामान्य में मारवाड़ी परिवार में बचपन बहुत उपेक्षित रहा। पिता का देहांत छोटी सी उम्र में हो गया। कोलकाता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में उन्होंने परास्नातक की उपाधि ली। इसके बाद जॉय पॉल सार्त्र के अस्तित्ववाद पर उन्होंने PhD की है। 22 वर्ष की आयु में ही एक 40 वर्षीय डॉक्टर से उन्हें प्रेम हो गया और उन्हीं को अपना पति मान लिया। 28 वर्षों तक उन्हीं के साथ रही। कैंसर होने के बाद उनका इलाज भी करवाया। उनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है अन्या से अनन्या तक। 12 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। वो अपनी शर्तों पे जीने वाली एक साहसी महिला थी और हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी को उन्होंने समृद्ध बनाया है। 20 सितंबर 2008 को उनका निधन हो गया। अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ती ही मैं, एक और आकाश की खोज में, कृष्ण धर्मा में, हुस्न बानो और अन्य कविताएं, अहिल्या, दिए, ये उनके काव्य संग्रह है। उपन्यासों की बात करें आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्नि संभवा, एड्स, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, स्त्री पक्ष और 2 लघु उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। शब्दों का मसीहा, सात्र, बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ। उन्हें स्त्री विमर्श की लेखिका कहा जाता है। अगर पुरस्कारों की बात करें तो अनेकों पुरस्कार उन्हें मिले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पद्म भूषण अलंकार से भी उन्हें अलंकृत किया गया है। टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र से वो खुद जुड़ी रही हैं। उद्योग विषाद पुरस्कार उन्हें मिला है। इंदिरा गांधी सोलिटरी अवार्ड भी उन्हें मिला है। भाषा शैली की बात करें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है। भावपूर्ण धारा प्रभाव और सामाजिक वर्जनाओं से मुखरित करने वाली तर्कपूर्ण भाषा उनकी रही है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग बहुत ही शानदार किया है। विदेशी शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने अच्छे से किया है। शैली की बात करें तो उसमें बहुत ही विविधता देखने को मिली है। भावात्मक, विवेचात्मक, वर्णात्मक, विचारात्मक, आत्मकथात्मक अनेक शैलियों का जैसी भी ज़रूरत थी वैसा प्रयोग उन्होंने किया है। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न जैसे भी पूछा जाता है, मान लीजिए आधी दुनिया का श्रम और भूमंडलीकरण है, तो इसमें अगर निबंध कला उनकी पूछी जाती हैं तो ये 5 बिंदु हमें बनाने ज़रूरी हैं। इन 5 बिंदुओं में बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व और शैली तत्व, इनके अंतर्गत हमें निबंध को बांटना पड़ेगा। बुद्धि तत्व में उन्होंने किस प्रकार के विचारों को डालने की कोशिश की है। अनुभूति तत्व में हमें ऐसे विचार डालने हैं जो कि उन्होंने खुद अनुभव किए हैं। कल्पना में कितनी यथार्थ के साथ साथ कौन सी कल्पना का प्रयोग किया है। अहम तत्व कौन सा और शैली तत्व किस प्रकार से है, प्रमुख बिंदु हैं इस निबंध में। जैसा कि आपको पता है कि यह निबंध पूरी तरह से स्त्री विमर्श से संबंधित है। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। लेखिका ने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक अनुभवों के आधार पर समकालीन भूमंडलीकरण के दौर में स्त्री श्रम पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा रहा है, यह वर्णन उन्होंने किया है। अगला मुख्य पॉइंट है स्त्री श्रमिकों के जीवन में आ रहे परिवर्तन
उनसे हो रही समस्याएं, उनका ध्यान उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित करवाया है। स्त्री श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए तथा स्वयं स्त्रियों को आगे आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। भूमंडलीकरण के कारण स्त्री श्रमिकों की दोहरी समस्याओं का चित्रण भी उन्होंने किया है। लेखिका सुझाव देती हैं कि ऐसे व्यवहारिक ढांचे को अपनाया जाए जो वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित हो और स्त्री श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए उनके समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए। लेखिका ने स्त्री श्रमिकों पर आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों का स्वाभाविक और यथार्थ पर चित्रण भी किया है। बाल बच्चे वाली स्त्री श्रमिकों की व्यवस्था, प्रौद्योगिकी सीखने में उनकी असफलता इत्यादि विषयों पर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया है और प्रबंधन पुरुषों को उनके स्थान पर काम दे दिया जाता है। स्त्री हितों की रक्षा हेतु एक प्रभावशाली रणनीति बनाने का संदेश उन्होंने दिया है। लेखिका ने छोटे शहरों में रहने वाली जो मध्यम वर्गीय माता पिता की नारी शिक्षा की सोच संघर्ष कर रही महिलाओं के प्रयासों का सुंदर वर्णन इस निबंध में किया है। समूचे भारत को समूचे समाज के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व को। भाषा शैली की बात करें तो वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक शैली का प्रयोग इस निबंध में हुआ है। पारिभाषिक शब्दावली के साथ साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रौढ़ परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। जैसा मैंने बताया, ये आलोच्य लेख है और निबंध शैली में लिखा गया है। पर प्रभा खेतान ने स्त्री श्रम पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की चर्चा की है। सरकारी आंकड़ों की तरफ वो नहीं गई हैं, इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इसको बनाया है। यहाँ आधी दुनिया का मतलब लेखिका से है कि संसार के समस्त नारियों से, चाहे वो कारखाने में काम करती हूँ या दफ्तर में काम करती हूँ, पुरुष के प्रेम के द्वंद्व में हमेशा उलझी रहती हैं। वर्तमान जो समय है वो औद्योगिकरण का, वैज्ञानिकता का और तकनीकी विकास से तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं। वस्तुओं का सस्ते से सस्ता उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से बाजार एक दूसरे पर हावी होता जा रहा है। जो स्त्री श्रमिक है उन्हें कम मजदूरी देकर उनसे अधिक कार्य करने की जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। लेखिका लगभग 30 सालों तक वस्त्र और चमड़े उद्योग से जुड़ी रही है। उन्होंने बहुत ही नज़दीकी से यह सारी चीज़ें देखी हैं। इसी कारण उन्होंने जापान, चीन जैसे देशों की यात्रा भी की और भूमंडलीकरण का प्रभाव न केवल लेखिका पर है बल्कि उसके तहत काम करने वाली स्त्री श्रमिकों पर भी पड़ता है। पूंजीवादी जो मंदी है और संक्रमण में स्त्री और पुरुषों के बीच जो श्रम विभाजन और नियत कार्यों के क्षेत्रों में भी बड़ा परिवर्तन आया है। इस प्रकार औद्योगिकरण और बाजारवाद में श्रम शक्ति को बांट करके देखा जाता है। वर्तमान समय में चिंतक जो है जो पारंपरिक आदर्श हैं, राज्य व्यवस्था है, मानवीय मूल्य हैं और श्रमिक आंदोलनों का ह्रास होता जा रहा है। नव पूंजीवाद का हम इसे नाम दे सकते हैं। उसका विश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे तो यहाँ चर्चा बहुत ही लंबी हो जाएगी। भूख, बेकारी, बेरोजगारी से तंग आकर लोग धर्म, जाति, अलगाववाद के जाल में फंस जाते हैं और भूमंडलीकरण के इस दौर में प्रौद्योगिकी के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन तो बहुतायत हो रहा है। वस्तुएं वर्ग विशेष को ही मिल रही हैं। सामाजिक संक्रमण और युद्ध के दौरान उद्योगों को स्त्री श्रमिकों को अधिक ज़रूरत रहती है। इसके बाद भी काम धंधे से उन्हें हटा दिया जाता है। लेखिका तेलंगाना आंदोलन का उदाहरण देती हैं कि जब आंदोलन हुआ तो उन्हें स्त्रियों को वापस लौट जाने की सलाह दे दी गई। इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग जिक्र वो करती हैं कि किस प्रकार से एक लेखिका इन सारी चीज़ों को अनुभव करती है और अपने विचारों में देखती है। लेखिका अगर हम
इस पूरे निबंध का निचोड़ की बात करें, मूल्यांकन की बात करें कि आज हमारे समाज में बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया जाता। भूमंडलीकरण के कारण सरकार के पास पहले जैसे अधिकार नहीं है। राज्य सरकार भी पहले की भांति अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। ऐसी दशा में स्त्री को अपनी मदद स्वयं करनी होगी। यही संदेश लेखिका कहती है। अब तक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है जो सबको समेटता हुआ, सबका प्रतिनिधित्व करता हुआ आगे बढ़े। स्त्री भी भूमंडलीकरण बाजार में एक प्रमुख उपभोक्ता है, अतः वह इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विरोध आसानी से कर सकती है। परंतु भूमंडलीय प्रचार तंत्र स्त्री आंदोलनों को कमज़ोर और अधिकारहीन करने में लगा हुआ है। जो ये समाज है पहले से ही इस तरह के तर्क देते आया है कि स्त्री को केवल अपनी संकीर्ण हितों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेखिका का मानना है कि उसे आत्मसंदेह और अविश्वासों से घिरी हुई स्त्री को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए नई विश्वास, नई आस्था और नए विचारों की आवश्यकता है। उसे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी रुचि लेनी सीखनी चाहिए, तभी वह अपने हितों की रक्षा कर पाएगी। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।